हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजिंग में अपना एक नया टॉपिक का नाम है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से बात को समझने की कोशिश करो। बेटा टॉपिक का नाम है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। लो जी बेटा समझना बाबू, जब मैं मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़ूंगा, बहुत सारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सब में ये टॉपिक आने वाला है, ठीक है ना बाबू। एक टॉपिक और बड़ा कॉमन है जिसको मैं बोलता हूँ फीचर्स ऑफ प्लानिंग, मेरिट्स ऑफ प्लानिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है ना बाबू। ऐसे ही फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऐसे ही बेटा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। बाबू फीचर, मेरिट, डीमेरिट और प्रोसेस, लगभग ये चारों टॉपिक बेटा मैनेजमेंट के हर फंक्शन में मिल जाएंगे आपको। बाबू प्रोसेस बड़ा डिफरेंट होता है फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज से। देखो एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, आपके पेपर में आ गया लिख दो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग 5 मार्क, आपको 5 इंपॉर्टेंस लिखनी है। वहां पे ना बेटा आप ना बड़े फ्री हो इस सेंस में कि मुझे ना पहले 4th नंबर की हेडिंग याद आई तो पहले 4th नंबर की चिपका दो, फिर 3rd नंबर की याद आई फिर 3rd नंबर की चिपका दो, फिर 1st नंबर की याद आई फिर चिपका दो। बेटा बाबू एडवांटेज में हेडिंग का सीक्वेंस इधर उधर कर देना चलेगा, फीचर में भी बेटा इधर उधर कर देना चल जाएगा, डिसएडवांटेज में भी कर देना बेटा, सब चलेगा। लेकिन बेटा प्रोसेस में ना सीक्वेंस गड़बड़ नहीं किया जा सकता। बेटा मैं एक बात बोलता हूं, हमेशा ये एग्जांपल देकर बताता हूं। बेटा कभी आपको कह दे आप मैगी का पाउच खरीदते हो, ठीक है ना, पीछे लिखा होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैगी। अब ये थोड़ी लास्ट स्टेप पहले पढ़ लोगे बेटा, लास्ट स्टेप लिखा होता है सर्व द मैगी, कच्ची सर्व कर दोगे और फिर क्या होगे बेटा, ऐड वाटर। तो बेटा सीक्वेंस है ना मैगी बनाने का, ठीक है ना, एक प्रोसेस है ना। प्रोसेस का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो बेटा ऑर्गेनाइजिंग का भी एक प्रोसेस है। दैट सिंपली मीन्स कि बेटा जैसे स्टेप लिखे गए हैं वैसे ही पढ़ने हैं बेटा, हेडिंग इधर उधर हो नहीं सकती इसकी। समझ में आया बेटा? फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज में हेडिंग ऊपर नीचे करो दौड़ेगा बेटा, लेकिन प्रोसेस में करोगे बेटा बिल्कुल नहीं दौड़ेगा, 0 मिल जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करेंगे बेटा। थोड़ी सी बात करते हैं पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा आप कभी बैंक गए होंगे या जाने का मौका मिला हो कभी किसी के साथ, ठीक है ना, या खुद से किसी काम से गए हो। बेटा आपने बैंक की वर्किंग ऑब्जर्व की होगी कि बैंक में काम कैसे होता है। मेरे को एक बात बताना, मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, मुझे बताना बैंक में काम कैसे होता है। बैंक में ऐसे काम होता है क्या कि 20 स्टाफ हैं और उनके पास मान लो 2000 अकाउंट है, ठीक है ना। उन्होंने बोला हर पर्सन 100 अकाउंट होल्डर को हैंडल करेगा। वो 100 अकाउंट होल्डर जब भी पैसा जमा कराने आए आप ही जमा करोगे, जिसको जिम्मेदारी दी गई। वो 100 अकाउंट होल्डर को लोन चाहिए आप ही दोगे, आपको ही उनको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक इशू करनी है, उनके लॉकर आप संभालोगे। हर स्टाफ को ऐसे कहा जाता है कि 100 बंदे पकड़ लो और हैंडल करना शुरू कर दो, नहीं ऐसा नहीं कहा जाता बेटा। कैसे कहा जाता है बेटा? और दूसरा तरीका हो सकता है काम करने का कि एक बंदा कैश पे बैठा है तो वो कैश पे ही बैठा है, एक बंदा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक इशू कर रहा है तो वो वही कर रहा है बेटा, एक पर्सन लोन कर रहा है तो बेटा वही कर रहा है, सालों साल लगा हुआ है लोन में। बेटा एग्जाम्पल 1 की तरह होती है वर्किंग या एग्जाम्पल 2 की तरह? एग्जाम्पल 2 की तरह वर्किंग होती है। आपको पता नहीं है बेटा, इस चीज के पीछे पूरा ऑर्गेनाइजिंग चल रहा है। लो समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। बेटा पहला स्टेप है इन ऑर्गेनाइजिंग आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। और बेटा सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंटलाइजेशन। सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये दोनों स्टेप साथ साथ होंगे, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हो ना, सबसे पहले ये देखते हो कि टोटल वर्क क्या परफॉर्म करेगी ये ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा जब बैंक को बनाया गया,
देखा गया कि बैंक टोटल वर्क क्या परफॉर्म करेगा, कैसे कैसे परफॉर्म करेगा। सबसे पहले बेटा आपने आइडेंटिफाई करा वर्क कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करना चाहती है। बेटा आइडेंटिफाई कर लिया वर्क, टोटल वर्क इज आइडेंटिफाइड। उसके बाद आप क्या करते हो, उस टोटल वर्क को डिवाइड करते हो छोटे छोटे टुकड़ों में, जितना छोटा आप कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क, जितना मैनेज हो जाए। अब ये तो नहीं कह दोगे ना टोटल वर्क आइडेंटिफाई कर दिया, एक इंसान तो ही करेगा सारे के सारे काम, नहीं हो सकते ना बेटा। तो आप क्या करते हो, टोटल वर्क आइडेंटिफाई करते हो, देन द टोटल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क। इतने छोटे टुकड़ों में बांट दो कि आप उसको मैनेज कर पाओ बेटा, ठीक है ना। जैसे कि बैंक में दिखाने की कोशिश करता हूं बेटा, बैंक की टोटल एक्टिविटी को ना आज बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। बेटा बैंक क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़कर आए हो मुझसे, डिपॉजिट लेता है बेटा, सेविंग बैंक अकाउंट खोलकर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। दूसरा काम डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है करंट अकाउंट खोलकर, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है एफडी खोलकर, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है आरडी से, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है एमओडीएस अकाउंट से। बेटा बैंक में एफडी करा लो, पैसे जमा कर दो, बैंक में करंट अकाउंट खुलवा लो, पैसे जमा कर सकते हो, सेविंग अकाउंट खुलवा लो, पैसे जमा कर सकते हो, आरडी खुलवा लो, पैसे जमा कर सकते हो। ये सब पैसे जमा करने के तरीके हैं। मैं छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूं बैंक के काम के। बेटा बैंक होम लोन करता है जी, बैंक कंस्ट्रक्शन लोन करता है जी, और क्या करता है बैंक, बैंक बेटा प्रोजेक्ट लोन करता है, और क्या करता है बैंक पर्सनल लोन करता है, और क्या करता है बैंक, बैंक हाउसिंग, चलो वो तो होम लोन में ही कवर हो गया, यहीं लिख देता हूं हाउसिंग लोन। बैंक और क्या करता है बेटा, व्हीकल लोन करता है जिसको ऑटो लोन बोलते हो आप। और क्या करता है बैंक, डेबिट कार्ड इशू करता है, और क्या करता है क्रेडिट कार्ड इशू करता है, चेक बुक इशू करता है, लॉकर फैसिलिटी देता है, और बड़े सारे काम करता है। खैर मेरा इतने से काम चल जाएगा, इससे समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा जब आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, सबसे पहले क्या करा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क देन डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करने वाली है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, उस टोटल वर्क के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं बेटा, स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बैंक के स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क है बेटा, इनको हम प्यार से बोलते हैं जॉब। द होल वर्क इज डिवाइडेड and the whole work is divided into smaller and manageable tasks. These small and manageable task is known as job. इन छोटे छोटे काम को हम बोलते हैं जॉब। उसके बाद हम क्या करते हैं, काम की बात सुनना बेटा, ये दोनों हेडिंग साथ साथ खत्म होंगी बेटा। एक्टिविटीज हैविंग कॉमन नेचर शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटलाइजेशन का तरीका क्या होता है बेटा, एक्टिविटी हैविंग कॉमन नेचर शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट। बेटा जो जो एक्टिविटी इनमें से आपको एक जैसी दिखाई दे रही है ना बेटा, उनको इकट्ठा करो और एक डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना बेटा। और देखें बेटा, अब आप खुद समझो बेटा, ये जो मैंने 5 बातें लिखी, सब में पैसा ही जमा होता है। चाहे सेविंग अकाउंट खुलवाया हो इंसान ने, चाहे करंट अकाउंट, चाहे एफडी, चाहे आरडी, चाहे एमओडीएस, पांचों में पैसा ही जमा होता है ना। तो बेटा हम एक डिपार्टमेंट नहीं बना देते इसमें, बैंक भी तो यही करता है बेटा, एक डिपार्टमेंट बना दिया जहां पर सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट हो रहे होंगे और कुछ काम हो ही नहीं रहा होगा बेटा। बाबू होम लोन, कंस्ट्रक्शन लोन, प्रोजेक्ट लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, सब लोन ही तो है बेटा। आपको नहीं लगता इसका एक डिपार्टमेंट बना देना चाहिए जिसको हम लोन डिपार्टमेंट बोलेंगे? बेटा कोई भी पर्सन अकाउंट खुलवाता है, डेबिट कार्ड भी चाहिए उसको, क्रेडिट कार्ड भी चाहिए, चेकबुक भी इशू कराता है वो। बेटा आपको नहीं लगता ये एक जैसी एक्टिविटी है, इनका भी एक डिपार्टमेंट बना देना चाहिए? एक ही पर्सन के पास जाओ, आप लो डेबिट कार्ड ले जाओ, ये लो चेकबुक ले जाओ, 6 महीने के बाद जब आपका अकाउंट ठीक ठाक चलेगा तो क्रेडिट कार्ड भी ले जाना। डेबिट कार्ड आज की तारीख में सबको चाहिए, चेकबुक सबको चाहिए। जैसे ही अकाउंट खुलवाए बेटा, आप एक ही पर्सनल के पास भेज दो, वहां जाओ, वहां से आपको सब कुछ मिलेगा। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं टोटल वर्क को। आइडेंटिफिकेशन के बाद मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूं बेटा, डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क। ईच स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क इज नोन एज जॉब। और बेटा जो जॉब एक जैसे नेचर की हैं बेटा, उनको हमने इकट्ठा करा और एक डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया।
और आपको बता देता हूं बेटा, जब आप इन चीजों को डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हो तब आप एक स्पेशलिस्ट पर्सन को रिक्रूट करते हो जो एक जैसा ही काम करता रहेगा। आपने एक ट्रेंड पर्सन को रिक्रूट करा और कह दिया ठीक है तो कैश काउंटिंग करेगा बस और कुछ नहीं करेगा, तेरी जिम्मेदारी और कुछ नहीं है। हमेशा ध्यान रख लेना बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू द स्पेशलाइजेशन। जब भी आप काम के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हो ना बेटा, और एक इंसान को कहते हो बस तूने यही टुकड़ा परफॉर्म करना है और कुछ नहीं करना पूरी जिंदगी, बेटा हमेशा इन चीजों से स्पेशलाइजेशन क्रिएट होती है और हमेशा ही होती रहेगी। अब आप बात सुन लो, मैंने बैंक में 7 दिन ट्रेनिंग दी एक पर्सन को, ये सिखाया नकली नोट क्या होता है, असली नोट क्या होता है, कैश कैसे काउंटिंग करता है। 7 दिन की ट्रेनिंग दी सिर्फ। 7 दिन के बाद उसको कैश काउंटर पे बिठा दिया बेटा। अब आप सोचो बेटा, आज वो काउंट कर रहा है पहले दिन बैंक में बेटा करेंसी को, ठीक है ना, आज उसकी स्पीड बहुत स्लो है। 3 महीने बाद क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। 6 महीने बाद क्या होगा, और बढ़ेगी। साल बाद क्या होगा। सर आप ये बात को समझने की कोशिश करो, हम डिवीजन ऑफ वर्क इसीलिए लगाते हैं क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क फैसिलिटेट करता है स्पेशलाइजेशन को। आप खुद सोचो अपने स्कूल के एंगल से, बेटा क्लास 12 का सिलेबस दे दिया सीबीएसई बोर्ड ने, द होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क। ऐसा तो नहीं करा ना स्कूल ने एक टीचर रखा और कह दिया 5 सब्जेक्ट को इकट्ठा पढ़ा दे, 5 की मिला के एक बुक बनाकर दे दी, बच्चा भी कंफ्यूज हो जाए कि क्या पढ़ रहा हूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या करा बेटा, टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क। छोटे छोटे 5 टुकड़े कर दिए, उसके 5 टुकड़े कर दिए जिसमें कॉमन चैप्टर थे बेटा, उनको इकट्ठा करके एक सब्जेक्ट बनाया गया उन्होंने, ठीक है ना। और बेटा उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ट्रेंड पर्सोनल, जिसको जिंदगी में 6 महीने साल भर का पढ़ाने का एक्सपीरियंस था, उसको टीचर अपॉइंट कर दिया। और सालों साल एक सब्जेक्ट पढ़ाता रहेगा, सालों साल क्या होगा बेटा, स्पेशलाइजेशन अचीव होगा कि नहीं होगा। डिवीजन ऑफ वर्क ऑलवेज लीड टू द स्पेशलाइजेशन। जब आप एक जैसे काम को सालों साल करेंगे बेटा, यू विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट। अभी तक की बात क्लियर, ठीक है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा हमेशा ऐसे बांटती है अपने आप को, टोटल वर्क आइडेंटिफाई करते हैं, स्मॉल एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं, स्मॉल एक्टिविटी को जॉब बोलने वाले हैं, एक जैसी जॉब को क्लब करके डिपार्टमेंट फॉर्म करते हैं, और बेटा एक पर्सन की पोस्टिंग एक डिपार्टमेंट में कर दी जाती है, एक ट्रेंड पर्सन की। और वो बेटा जब ट्रेंड पर्सन एक जैसे काम को बार बार करता जाएगा तो बेटा कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट बन ही जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक इस बात में बेटा। अब बड़े काम की बात, डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। मैंने नोट्स में 3 नाम लिखे हैं, देखना बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी। मैंने ऐसे ही लिखा है बेटा, हमारे कोर्स में है ये, फर्दर भी बेटा, ठीक है। कल हमारे मेन मुद्दा होगा ये। लो अभी समझने की कोशिश करो, बस मेरे को तो वर्ड ही रीड कराना था और कुछ नहीं करा रहा मैं नोट से। बेटा इधर देखना मेरी तरफ, पहले सामने देखो मेरी तरफ। मैंने लिखा है बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि डिपार्टमेंट बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, हमने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। बेटा आपको बता देता हूं, इसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं प्यार से, इसे हम प्यार से बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब भी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंटलाइजेशन करती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इसे हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या मतलब होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, लो समझने की कोशिश करना, अभी समझाता हूं बेटा। एक एग्जांपल लिख दूं आपके लिए। लो प्यारे बच्चों सामने देखना बाबू, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, किस बेसिस पर, जो जो फंक्शन आप परफॉर्म करते हो उसके बेसिस पर बांटना बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज according to the major functions to be performed in the organization is known as functional structure। एक तरीका डिपार्टमेंट क्रिएट करने का ये हो सकता है, हमने देखा यार मेन क्या फंक्शन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, यार परचेज एक बड़ा मेन फंक्शन है, प्रोडक्शन एक मेन फंक्शन है, सेल्स एक मेन फंक्शन है, मार्केटिंग एक मेन फंक्शन है, बाकी सब चुटरम पुटरम है। तो बेटा आपने क्या करा, फंक्शन के बेसिस पर डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया।
जो जो मेन फंक्शन थे बेटा उसको एक एक डिपार्टमेंट बना दिया उठाकर, बाकी सब एक जगह पर पड़े हुए। ठीक है ना बेटा, इसे बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल, या बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के टुकड़े कर दो ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, लो यहां पर समझने की कोशिश करना। बेटा आपके नोट्स में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इसे हम प्यार से बोलते हैं बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर। इसे हम बोलते हैं बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर। लो जी सामने देखना बेटा, बाबू आपके नोट्स में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, हम इसे प्यार से बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या होता है डिविजनल स्ट्रक्चर? डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन उठाई हमने, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 26 प्रोडक्ट बनाती है बेटा, 26 प्रोडक्ट। तो हमने क्या करा बेटा, पहले ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे 26 टुकड़े क्रिएट करे अलग अलग, जो जो प्रोडक्ट आप बनाते हो। मान लो मैंने एग्जांपल लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है 4 प्रोडक्ट बनाती है, फुटवियर बनाती है, गारमेंट्स बनाती है, हॉजरी गुड्स बनाती है, लेदर गुड्स बनाती है। तो मैंने पहले ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे 4 टुकड़े कर दिए जो जो प्रोडक्ट आप बनाते हो, और इन 4 में क्या करा बेटा, चारों में 4-4 डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए, जैसे फंक्शन में क्रिएट कर रहे थे। जो जो मेन फंक्शन परफॉर्म होते हैं बेटा, फिर उनके बेसिस पे टुकड़े कर दिए। और बेटा आपके लिए ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से काम करती है। लेदर गुड्स एक अलग ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, फुटवियर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, फुटवियर और गारमेंट एक अलग ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन करने का एक तरीका ये हो सकता है कि मेरी कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है, जो जो मेन बेटा फंक्शन परफॉर्म होते हैं मैंने उसके बेसिस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। एक तरीका ये हो सकता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन 4-5 प्रोडक्ट बनाती है, तो मैंने 4-5 प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन क्रिएट कर दिया। पहले प्रोडक्ट के बेसिस पे बांट दिया, फिर प्रोडक्ट में फर्दर डिपार्टमेंट बना दिए फंक्शन के बेसिस पर। इसे बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के 2 तरीके हैं। तीसरे का नाम और लिखा है बेटा मैंने, वो हमारे कोर्स में नहीं, लेकिन मैं हल्का सा ओवरव्यू दे दूंगा। लिखता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी के बेसिस पे बांटना। बाबू टेरिटरी के बेसिस पे कैसे बांटा जाता है? मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन 3 जगह से ऑपरेट करती है। हमारा एक ऑफिस है मुंबई बेटा, नेक्स्ट वन इज इन दुबई, और बेटा थर्ड वन इन सिंगापुर। तो बेटा सबसे पहले मैंने टेरिटरी के बेसिस पे बांटा ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर बेटा फंक्शन के बेसिस पे। समझ आई बात? प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग। ये कोर्स का पार्ट नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ना, लेकिन समझ में आना चाहिए कि डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के 3 तरीके होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी। फंक्शन क्या होता है? डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। Dividing the whole enterprise according to the major product to be manufactured is known as divisional structure. क्लियर बात? अभी आप एक काम करेंगे, दोनों हेडिंग रीड करके बताएंगे नोट से कि समझ आई। बेटा फटाफट से पहले इतना रिवाइज, फिर आगे की 2 हेडिंग की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जरा सा फिनिश करते हैं। सबसे पहले क्या करना है बेटा, इधर देखना। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है ऑर्गेनाइजिंग में? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ वर्क। The whole work is identified and it is divided into small and manageable tasks. Each small and manageable task is known as job. Job of similar nature should be grouped together to form a department. Each
department must be placed with some experienced professionals, some trained professionals। और जब बेटा एक ट्रेंड प्रोफेशनल एक काम को बार बार करेगा, सालों साल करेगा, तो बेटा होगा क्या, हमेशा स्पेशलाइजेशन अचीव होगा। तो बेटा इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क कराया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलिस्ट की तरफ पहुंचे, स्पेशलाइजेशन की तरफ पहुंचे। इसके बाद हमने बात करी बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है बेटा फंक्शन के बेसिस पे बांटना। आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से मेजर फंक्शन परफॉर्म होते हैं, उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को बांट दिया, ठीक है ना। मैं जरूरी नहीं कह रहा ये 4 ही होंगे बेटा, हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग मेन फंक्शन हो, तो बेटा एक और डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ हुआ है अकाउंटिंग का। हो सकता है फाइनेंस एक और मेन फंक्शन हो, तो बेटा एक और डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ हुआ है फाइनेंस का बेटा। और हो सकता है बेटा इन्वेंट्री कंट्रोल एक मेन फंक्शन हो, तो इन्वेंट्री कंट्रोल भी क्रिएट हो सकता है। रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में 24-24, 25-25 डिपार्टमेंट होते हैं, 24-25 मेन फंक्शन परफॉर्म होते हैं बेटा, तो 24-25 डिपार्टमेंट क्रिएट किए होते हैं उन्होंने। बेटा एक तरीका हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। आपकी कंपनी 4, 5, 7, 10 प्रोडक्ट बनाती है, जस्ट लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है ना, 200 प्रोडक्ट। तो आप ऐसे केसेस में क्या करोगे बेटा, एक ही जगह पे सबका रॉ मटेरियल इकट्ठा नहीं कर सकते आप, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे नहीं बांट सकते। वहां पर सबका रॉ मटेरियल एक जगह पर आ रहा है, सबका प्रोडक्शन एक जगह पे आ रहा है, पागल हो जाएंगे प्रोडक्शन करने वाले, उनको समझ नहीं आएगा कि मैं प्रोड्यूस क्या करूं। तो आप क्या करते हो ऐसे केसेस में, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के टुकड़े करते हो प्रोडक्ट के हिसाब से, और बेटा फिर प्रोडक्ट में डिपार्टमेंटलाइजेशन क्रिएट करते हो, ठीक है ना। गारमेंट बना रहे हो तो सिर्फ गारमेंट ही बनाना है, गारमेंट से बाहर नहीं जा सकते आप हॉजरी गुड्स में हो तो हॉजरी गुड्स में हो, आपको पता भी नहीं होगा बेटा दूसरे गुड्स में चल क्या रहा है। तो बेटा डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और ऐसा ही होता होगा, आप खुद सोचो बेटा, जो पर्सन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गारमेंट्स के, उसे गारमेंट प्रोड्यूस करना आता है, उसे फुटवियर प्रोड्यूस नहीं करना आता होगा क्या। आप सोचो अगर आप 4 प्रोडक्ट बना रहे हो और आपने ये स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया हो तो हालत क्या होगी। तो आप क्या सोच रहे होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉय को गारमेंट भी बनाना आता है, फुटवियर भी, लेदर गुड्स भी, हॉजरी भी, सब बना लेता है वो। ऐसा सर ऐसा हो नहीं सकता। समझ आई बात? ओके है बात अब तक, बढ़े आगे। थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और मजा आ जाएगा बेटा यहां पर पढ़ने से। बेटा कहता है ड्यूटी असाइन करना शुरू करो। चलो ठीक है बेटा, डिपार्टमेंट बना लिया आपने, ठीक है ना। मान लो फंक्शनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपने ऑर्गेनाइजेशन को बांटा है, तो आपने डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिए। अब बेटा हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय को ड्यूटी देना शुरू करेंगे। कुछ इस डिपार्टमेंट में जाएंगे, कुछ इस डिपार्टमेंट में जाएंगे, कुछ यहाँ जाएंगे, कुछ यहाँ जाएंगे। अगर मैंने 10-20 डिपार्टमेंट बनाया तो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को तो जगह दूंगा ना बेटा। ये बात समझने की कोशिश करो बेटा, वाइल असाइनिंग द ड्यूटी there must be a balance between, सामने देखो मैं इधर, while assigning the duty there must be a balance between nature of job and the qualification of employee। जब आप बेटा जॉब असाइन कर रहे हो ना, आपकी जिम्मेदारी है पहले आपको सामने वाले की बेटा ये पता होना चाहिए क्वालिफिकेशन कितनी है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने उससे नेचर ऑफ जॉब क्या परफॉर्म करानी है। आप खुद समझो, एक इंसान ने MBA करा है बेटा इन सेल्स, तो भाई प्रोडक्शन मैनेजर तो नहीं बना सकता ना, उसको सेल्स मैनेजर ही बनाना पड़ेगा ना, उसकी क्वालिफिकेशन उस फील्ड में है। तो मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप ड्यूटी असाइन करते हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए, बैलेंस बिठाना है आपको 2 चीजों में, नेचर ऑफ जॉब एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय। जैसे उसकी क्वालिफिकेशन वैसी तो जॉब दोगे बेटा। एक इंसान ने बेटा MBA करा इन फाइनेंस, तो ऑब्वियस बात है बेटा वो डिजर्व करता है फाइनेंस मैनेजर बने ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी पोस्टिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। ये तो नहीं है ना बेटा उसे कहोगे ले आजा तू सेल्स में काम करना शुरू कर दिया। तो बेटा हम ड्यूटी असाइन कर रहे हैं, और ड्यूटी असाइन ऐसे नहीं की जाती है रैंडमली, 4 आ जाओ प्रोडक्शन में, 4 आ जाओ परचेज में, ऐसे नहीं होती बेटा। ड्यूटी हमेशा असाइन होती है बेटा उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से और मेरी नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से, कि मुझे क्या काम परफॉर्म कराना है और वो कितना क्वालिफाइड है। होगी ड्यूटी असाइन। लास्ट सेटिंग इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। पहले मेरी बात सुन लो, नोट शायद पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। बेटा ड्यूटी असाइन करी मैंने थर्ड स्टेप में, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी असाइन करने का क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी? सर बोलना पड़ेगा, मैंने उसे ड्यूटी दे दिया। ड्यूटी देने का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, अथॉरिटी दिया?
रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्लिगेशन दिया कि भाई तूने ये काम करना है। और बेटा आपको पता है एक प्रिंसिपल हम पढ़कर आए हैं, ठीक है ना, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंस होना चाहिए ना। अब बेटा मैंने एक इंसान को क्या करा, जिम्मेदारी दे दी कि तेरी जिम्मेदारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये है, किसी को जिम्मेदारी तेरी जॉब सेल्स डिपार्टमेंट में रहेगी और तेरी जिम्मेदारी ये है, किसी को फाइनेंस में मिली तेरी जिम्मेदारी है, सबको सबकी जॉब पता लग गई। अब बेटा सबको सबकी जॉब के हिसाब से, सबको सबकी जिम्मेदारी के हिसाब से पावर देनी पड़ेगी, ठीक है ना। फ्योल भी यही बोलता था, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी एक इंसान को जिम्मेदारी दो उतनी पावर भी दो ताकि वो अपनी जॉब को निभा भी पाए बेटा, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट अकंपनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। तो बेटा मैंने सबको जिम्मेदारियां भी देनी शुरू कर दी, जिम्मेदारियों के साथ साथ पावर भी देनी शुरू कर दी। अब मैं पावर दे रहा हूं बेटा, ऐसा तो कभी नहीं होता कि हर एम्प्लॉय को बराबर पावर मिलेगी, सबको जॉब के हिसाब से पावर मिलेगी ना। किसी की जॉब तगड़ी है तो उसको पावर भी तगड़ी देनी पड़ेगी, किसी की जॉब बहुत हल्की है तो उसको पावर भी हल्की देनी पड़ेगी, ठीक है ना बेटा। अब होगा क्या बेटा, किसी को मिलेगी पावर ज्यादा और किसी को मिलेगी पावर कम, ऐसे ही होगा ना। अथॉरिटी किसी को कम मिलेगी, किसी को ज्यादा मिलेगी। और बेटा अब जब कम पावर मिलेगी या ज्यादा पावर मिलेगी, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट अ चेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। याद करो डेलीगेशन की 5th हेडिंग बताई थी, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। सर याद होगा आपको, शायद लास्ट क्लास में मैं एक बात बोल के गया था, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई है डी जो 20,000 तक टैक्स जमा करता है, एक एम्प्लॉई है सी जो 20,000 से 1 लाख तक टैक्स जमा करता है, एक एम्प्लॉई है बी जो 1 लाख से 5 लाख का टैक्स जमा करता है, और एक एम्प्लॉई है ए जो 5 लाख से 10 लाख टैक्स जमा करता है। सर पावर जब मिलती है ना तो किसी को कम मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है। ए को ज्यादा मिली, बी को उससे कम मिली, सी को उससे कम मिली, डी को उससे कम मिली, ऐसे ही बढ़ती है पावर। सबको बराबर पावर कभी नहीं दी जाती। और बेटा जब आप पावर बांट रहे होते हो ना, एक्सटेंट ऑफ पावर, एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विल डिटरमाइन हु विल रिपोर्ट टू हूम। जैसे ही पावर किसी को कम मिलेगी, किसी को ज्यादा मिलेगी, ऑटोमेटिकली एक चेन बन जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, एक हायरार्की बन जाएगी। इससे पता लगेगा डी रिपोर्ट करेगा सी को, सी रिपोर्ट करेगा बी को, बी रिपोर्ट करेगा ए को, ए रिपोर्ट करेगा मुझे। ऐसे ही एग्जांपल दिया था ना मैंने, तो यहां पर भी यही बात बोल रहा हूं। पहले बांटो रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3rd हेडिंग बोलती है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने के बाद बांटो पावर, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाए। और पावर किसी को मिलेगी कम, किसी को मिलेगी ज्यादा। जिसको मिलेगी ज्यादा, इससे पता लगेगा कि नीचे वाले सारे उसको रिपोर्ट करने वाले हैं। देखो बेटा हेडिंग का नाम है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर होनी चाहिए। देखो एक बात सुनो, आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1 लाख लोग भी काम कर रहे हो ना, सबको पता होना चाहिए कि मेरा सुपीरियर कौन है, मेरा सबऑर्डिनेट कौन है, मुझे किससे ऑर्डर लेना है, किसको ऑर्डर देना है, मैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए अकाउंटेबल, मेरी पावर कितनी है। हर एक इंसान को यह बात क्लियर होनी चाहिए कि मुझे किसको रिपोर्ट करना होता है, मुझे किससे रिपोर्ट लेनी होती है, मैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, कौन मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं किसके लिए अकाउंटेबल हूं, कौन मेरे लिए अकाउंटेबल है। तो ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और ये पिक्चर हमेशा पावर के हिसाब से क्लियर होती है। आगे डेलीगेशन वाली बात बोल रहा हूं, जिसने डेलीगेशन नहीं पढ़ा अभी थोड़ा बहुत उसको समझ नहीं आया होगा, राहुल आपको और कृतिका आपको थोड़ा बहुत, बाकी तो क्लियर हो गई। अब आप एक बार रीड कर दो जरा पूरा प्रोसेस और मुझे बताओ क्या समझ नहीं आया। तो बेटा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं एक और टॉपिक के तरफ। बाबू अभी आप नोट्स में देखोगे ना, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बाद एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये अभी नहीं पढ़ना मुझे, पेंडिंग है मेरे लिए। नेक्स्ट पेज पे आओ, टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हो रहा है स्टार्ट? आपको बता देता हूं ये मोर और लेस मेरे लिए ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस ही है। जब हम पढ़ेंगे बेटा तो आपको समझ में आएगा, ये एक जैसी बात है। सामने देखना। वैसे मैं बता देता हूं मेरे पास 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। एक को बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक को बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ये मेरा कल का मुद्दा है वैसे, ठीक है, लेकिन हाँ ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाली मैं बात क्लियर करके जाऊंगा। बेटा डेफिनेशन दी हुई है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की मिस्टर पीटर ड्रकर ने, बस थोड़ी पी के दी थी बेटा डेफिनेशन, सुन लो बाबू। कहता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर is an indispensable means and a wrong structure will seriously impair the business performance or even destroy it। बड़े आराम से समझना, बड़ी कमाल डेफिनेशन दी बंदे ने। कहता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसेबल मीन्स। इंडिस्पेंसेबल मीन्स मतलब एब्सोल्यूट नेसेसरी, मतलब लिख लेना।
कहता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी जरूरी चीज है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसिबल मीन्स, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एब्सोल्यूट नेसेसरी एंड अ रॉन्ग स्ट्रक्चर will seriously impair the business performance or even destroy it। लो जी बेटा, काम की बात करता हूं, मेरी तरफ देखना बेटा। एक क्रिकेट टीम है, उसका भी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है कि बेटा हेड है आपका कोच, ठीक है ना, पहले हेड कोच होता है, उसके नीचे बैटिंग कोच आते हैं, बॉलिंग कोच आते हैं बेटा, ठीक है ना, आते हैं बहुत सारे कोचेस आते हैं, आज की तारीख में जमाना बदल रहा है। उसके नीचे कैप्टन आता है बेटा, उसके नीचे वाइस कैप्टन आता है और फिर बाकी सारे प्लेयर आते हैं। स्ट्रक्चर है जी, है बाबू। स्कूल का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले स्कूल के मैनेजर्स और ट्रस्टी हैं, उनके नीचे प्रिंसिपल जॉब कर रहा होता है, देन वाइस प्रिंसिपल है बेटा, देन स्ट्रीम हेड है, देन बेटा अलग अलग क्लास टीचर और फिर उनके नीचे बेटा पियॉन्स वगैरह, 4th ग्रेड है, फिर कहीं जाकर बच्चे। स्ट्रक्चर है बेटा। पीटर ड्रकर ने क्या बोला, कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, और अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना तो बिजनेस परफॉर्मेंस या तो खराब हो जाएंगी या बेटा आएंगी नहीं निकल कर। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, मैं बोलता हूं बेटा 11 बंदे क्रिकेट खेलने गए, किसी को क्लियर नहीं है कौन कैप्टन है कौन वाइस कैप्टन है, बैटिंग आ गई, क्या होगा पता है ना आपको क्या होता है बेटा? जब नॉर्मली हम खेलने जाते हैं, 2 ने बैट उठाया, 2 और ने बैट उठा लिया बेटा, ठीक है ना, बॉलिंग के टाइम पर भी होता है, पहले बॉलिंग मैं करूंगा, दूसरा ओवर मैं करूंगा, यही करते हैं ना बेटा। मैं बोलता हूं एक स्कूल में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर ना हो, सब एक दूसरे को ऑर्डर देने में लगे होंगे, तू जा वहां क्लास में बड़ा, चल तू वहां जा, सर यही होगा ना। पीटर ड्रकर भी तो यही कह रहा है, कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना एब्सोल्यूट नेसेसरी है। अगर स्ट्रक्चर होगा नहीं ना, बिजनेस परफॉर्मेंस या तो खराब हो जाएंगी या बेटा बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दोगे आप ऑर्गेनाइजेशन को। और बेटा मेरे हिसाब से 11 लोग क्रिकेट खेलने चले जाओ और बेटा ये ना बताओ किसी को कैप्टन क्या है वाइस कैप्टन क्या है, सब एक दूसरे को ऑर्डर दे रहे होंगे बेटा, कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, कभी कोई रिजल्ट आ ही नहीं सकता ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का। वो यही तो बोल रहा है, एंड अ रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इंपेयर द बिजनेस परफॉर्मेंस, या तो आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और इवन डिस्ट्रॉयड, पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही तबाह कर देते हो आप। तो स्ट्रक्चर होना इतना जरूरी है, ठीक है। डेफिनेशन समझ आई बेटा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा, फैक्टर कंसीडर्ड व्हाइल फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने से पहले कौन कौन से फैक्टर कंसीडर्ड करने चाहिए, ठीक है ना बेटा। और आपको बता देता हूं, ये मैं पढ़ा चुका हूं, देख लो। अभी पहली हेडिंग का नाम क्या है, जॉब डिजाइनिंग। बेटा इधर देखना मेरी तरफ, कहता है जॉब डिजाइन कर लो। सर यही तो बात है, ये टोटल वर्क आइडेंटिफाई करा, छोटे छोटे टुकड़े करे, छोटे छोटे टुकड़ों को मैं बोल रहा हूं जॉब, होगी जॉब डिजाइन। सेकेंड हेडिंग क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। सर यहां भी तो यही हेडिंग थी। डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे की जाती है, जितनी जॉब सिमिलर नेचर की हैं इकट्ठा करें, बना दे डिपार्टमेंट, बना दिया जी डिपार्टमेंट। थर्ड हेडिंग क्या है, बड़े काम की बात, स्पैन ऑफ कंट्रोल, इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। बेटा स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, मैंने थोड़ी अलग भाषा में लिखा हूँ, समझाऊंगा मैं अलग भाषा में, मेरी तरफ देखना। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सुपीरियर। सर सुन लो, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सुपीरियर। जब ऑर्गेनाइजेशन कोई भी स्ट्रक्चर बना रही होती है ना बेटा, सबसे पहले जॉब डिजाइनिंग करती है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करती है, जी हो गया डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब वो देखती है बेटा एक सुपीरियर कितने बंदों को मैक्सिमम कंट्रोल कर सकता है। सर आपका स्कूल भी ऐसे ही देखता है, कोई अलग बात नहीं है। कई बार आपने देखा होगा स्कूल को ऐड करते हुए कि यहां पर टीचर स्टूडेंट रेशो है 1:50, 1:20। सर देखा स्कूल ऐड करते हैं आज की तारीख में इन टर्म्स पर कि हमारे यहाँ टीचर स्टूडेंट रेशो 1:25, हम 26वें बच्चे का एडमिशन नहीं करते एक क्लास में। मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितना अच्छा प्रयास कर रहे हैं बच्चे के ऊपर, ठीक है ना। एक टीचर से 25 बच्चों को हैंडल करता है, 26वां बच्चा हैंडल नहीं करता। सर स्पैन ऑफ कंट्रोल, बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन भी ये देखती है कि अगर मैं यहां पर परचेज मैनेजर 1 रखूं तो ये कितनों को कंट्रोल कर पाएगा। सर आपने अंदाजा लगाया कि एक बंदा 50 से ज्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, और परचेज डिपार्टमेंट में बेटा आपको एम्प्लॉय चाहिए 200। सर कितने मैनेजर होने चाहिए, कम से कम 4। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सुपीरियर।
एक सुपीरियर कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है? सर सेम बात मैं भी सोचता हूँ अपने लिए, जब एडमिशन आते होंगे मैं भी देखता हूँ कि मैं कितनों को कंट्रोल कर सकता हूँ। सर हर एक टीचर की एक लिमिट है, वो एक लिमिट तक एडमिशन ले सकता है, अनलिमिटेड कोई नहीं भर सकता बेटा। काम उतना करना चाहिए ना जो मैनेज भी हो जाए, जो मैनेज ही ना होगा बेटा काम करोगे कैसे वो पूरा, ठीक है ना। आपको बता देता हूँ बेटा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, जहाँ से मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिस्ट बने हैं बेटा, जहाँ से उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है, वहाँ टीचर स्टूडेंट रेशो 1:1। समझते हो इस बात का मतलब बेटा? एक सब्जेक्ट में एक ही स्टूडेंट का एडमिशन होता है, दूसरा नहीं होता, और उसको पढ़ाने के लिए एक ही टीचर होता है। एक टीचर बस एक ही बच्चे को पढ़ाता है, दूसरे बच्चे को पढ़ाता नहीं। तभी तो ऐसे रिजल्ट आते हैं, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं इतने बढ़िया रिजल्ट। वो पूरी दुनिया के सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं बेटा, उनसे अच्छा कोई नहीं है। वो बात अलग है कि खैर पॉलिटिक्स में जाके हाथ काले हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन इकोनॉमिस्ट उनसे अच्छा कोई नहीं है। समझ आई? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ये बातें तो शायद दिमाग में रह जाएंगी, कोई कुछ भी बात नहीं रहेंगे, तो मैं एग्जांपल जान के इसलिए ही देता हूँ, ठीक है ना जी, बात क्लियर? प्रज्ञान सलीम भी ऐसा एडमिशन के टाइम पर ये कोट जरूर करता है कि हमारे यहाँ टीचर स्टूडेंट रेशो शायद वहाँ पर 1:20 या पता नहीं 25 है, कि वो 26वें बच्चे का एडमिशन नहीं लेते एक क्लास में बेटा, ठीक है ना, उतने ही एडमिशन लेते हैं जितना टीचर कंट्रोल कर सकता है, ताकि इफेक्टिव रिजल्ट आए बेटा। बात क्लियर? एंड लास्ट वन इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगेन ये राहुल को और कृतिका को बात समझ नहीं आने वाली बेटा, आपको भी पता है ये बात, अब बताने की जरूरत है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब पावर को बांटना बेटा, और किसी एक्सटेंट तक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ कंपल्सरी टास्क बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म द एंटायर टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हो जो अकेले सारे काम कर लेगा, तो किसी एक्सटेंट तक हमें काम बांटना पड़ता है। ये वो बात लिखी है, खत्म हो गया टॉपिक। समझ आई बात? तो बेटा ये लगभग सेम था ऑर्गेनाइजिंग से, कुछ बेटा अलग बात नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाय बाय।